बिहेवियरल एस्पेक्ट है लोगों के प्रति, पेशेंट्स के प्रति एक भरोसा, ट्रस्ट जो वहाँ पे है। तो और इसी धारणा को लेकर, क्योंकि काफी सारे पेशेंट्स वहाँ साउथ इंडिया ट्रैवल करते हैं हेल्थ पर्पस के लिए। यस सर। तो इसी एक प्राइमरी सोच को लेकर ही यहाँ ये एस्टेब्लिशमेंट हमने शुरू किया है, जहाँ पे हम वही एक ट्रस्ट को लेके और आगे बढ़े यहाँ इस एरिया में, और वही क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो हम प्रोवाइड कर सके। सर, रहा सवाल कि देखा जाए कि साउथ इंडिया के जो लोग गए थे, उनके लिए डॉक्टर और उनका इंस्टीट्यूट अब नॉर्थ बंगाल में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो यहाँ नेफ्रोलॉजी का तरह तरह के जो इलाज है वो बिना झिझक के कह सकते हैं कि जो लोगों को नेफ्रोलॉजी या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसका ट्रीटमेंट वही क्वालिटी, वही एश्योरेंस और ट्रस्ट के साथ यहाँ होगा। सर, यहाँ आपके निगरानी में किस किस तरह के इलाजेस होंगे नेफ्रोलॉजी रिलेटेड, जो अगर हमारे दर्शक को बताएं तो? किडनी रिलेटेड मेरे ख्याल से किडनी प्रॉब्लम का कोई भी अगर डिसीज हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह का नेचर का इंजरी हो, सब कुछ यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम सशक्त है उसे डील करने के लिए। प्रोसीजरल एस्पेक्ट रिलेटेड अगर बात करें तो फिशुलाज, परमाकैथ होना या रीनल बायोप्सी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, एक हाईटेक हमारा डायलिसिस सिस्टम है। और अभी ना कि सिर्फ उतना ही, हमने अभी ट्रांसप्लांट्स भी जो है वो भी उसके लिए भी हम अभी पूरी तरह से रेडी हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे। नेफ्रोलॉजी या किडनी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसका ट्रीटमेंट दवाई से सिर्फ किया जा सकता है, उसमें ऑपरेटिव पार्ट आता ही नहीं है। उसके लिए प्रिकॉशंस के लिए कह सकते हैं कि एक जो सलाहकार स्पेशलिस्ट हो उसका निगरानी में ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आमतौर पे किडनी की बीमारी को लेके जो भी ज्यादा मिसकंसेप्शंस है, बजाय इसके कि हम सही जानकारी लोगों के पास में होती है, तो मेरे ख्याल से कई तरह की परेशानियां लोगों को भुगतनी पड़ती है। एक बहुत मिसगाइडेड लोग होते हैं किडनी की बीमारियों को लेके, किस तरह हमें उसे बचाना होता है, किस तरह प्रोग्रेस नहीं होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या डिसिप्लिन नेसेसरी है, किस स्टेज पे क्या डाइटरी प्रिकॉशंस और अदर जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो लेने चाहिए हमें, उनका समझना, अपने आप को, अपने स्टेज को, किडनी डिसीज को समझना। जिनको नहीं है, सिंपल एक ब्लड प्रेशर या शुगर भी है, जो ये दो मोस्ट कॉमन बीमारियां हैं किडनी को इंजरी करने के लिए, मेरे ख्याल से ये जिस भी इंसान को है उसे किस तरह का जीवन शैली उनमें होना चाहिए, किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या चॉइस ऑफ मेडिसिन होने चाहिए इन दोनों ही बीमारियों को ठीक रखने के लिए, ये सारी ही एस्पेक्ट्स जो है वो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ये नॉलेज हम सब का, ये नेफ्रोलॉजिस्ट का यही है कि हम ये जितना ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में हम ये लोगों तक पहुंचा सके सही माध्यम से, मेरे ख्याल से उसी में हमारी एक जीत है। जी सर, एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहेंगे कि मानिए कोई आदमी, जनरली जो होता है आपके घर में हो या हमारे घर में हो, मानिए किसी का किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो पहले उसको सस्पेक्शन हुआ, एक सस्पेशन के तौर पर वो एक फिजिशियन के पास गए और वहां जाके डिटेक्ट हुआ कि एक्चुअली ही इज हैविंग सम किडनी प्रॉब्लम। तो लोग उसके बाद क्या करते हैं कि मानिए कि होम्योपैथी, एलोपैथी या फिर कविराजी या फिर जो भी कहिए, इस तरह का उपचार लेने का कोशिश करते हैं। कुछ जब उसको रिलीफ हो जाता है फिर दवा डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर अंधाधुंध दवा खा लेते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरे ख्याल से ये जो एक क्वेश्चन है बहुत पर्टिनेंट है, और इस एस्पेक्ट में ये भी है, किसी पैथी के अगेंस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एलोपैथी को जो हम क्लेम करते हैं तो उसके पीछे एक काफी सारे स्टडीज होते हैं। एक जो भी एक सिंगल मॉलिक्यूल भी आता है तो उसका बनना स्टैंडर्डाइज्ड होता है, हर जगह पे वो एक तरह के क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड से वो मॉलिक्यूल बनता है, जो मेरे ख्याल से अदर पैथीज में एक क्वेश्चन मार्क है। प्लस एक प्रूवन डेटा होता है, पीछे बैकअप होता है। एक मॉलिक्यूल जब भी मार्केट में आता है, उनके सेफ्टी स्टडीज होते हैं, डोसेज स्टडीज होते हैं, वो कितना हद तक ज्यादा से ज्यादा लोगों पे वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट होके एक मार्केट में उसको लाया जाता है, ताकि जब बेनिफिट एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा दिखाई देने लगता है तभी हम उसे एडवाइस करते हैं। तो ये काफी हजारों पेशेंट्स पे, पहले सब्जेक्ट्स पे बेसिकली ये इस्तेमाल करके फिर जब उसका प्रूवन बेनिफिट एस्टैब्लिश हो जाता है तब हम इसे यूज करना शुरू करते हैं।
मेरे ख्याल से ये जो एक भरोसा हमारे एलोपैथी में है वो अदर पैथीज में हो सकता है कि लैकिंग हो। मेरी जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार जो एक मेन मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ में जो इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जाते हैं, तो ये जो मिलावट वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कई बार लिवर और किडनी को इंजरी करते हैं। तो इस वजह से बाकी अदर मॉलिक्यूल्स जो पैथीज जो भी दवाइयां हैं, मेरे ख्याल से जिनको अगर एक सस्पिशन है, जिनको एक इंजरी एस्टेब्लिश्ड है, तो एक कॉशन के साथ में इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, अंडर गाइडेंस इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यही मैसेज मैं देना चाहूंगा। सर वही देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मानिए किसी को किडनी रिलेटेड बीमारी है और उसके यूरोलॉजी रिलेटेड बीमारी, मानिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशाब में जलन वगैरह वगैरह आ गया, तो वो कह सकते हैं कि विदाउट एनी मेजरमेंट टू सम एक्सटेंट, जैसे कि आप कहें कि कोई भी मॉलिक्यूल जब प्रूवन है तो वही अंडर गाइडेड डिसिप्लिन उसको लेना चाहिए, लेकिन अंधाधुंध कोई एंटीबायोटिक ले लिए या फिर कोई पेन किलर ले लिए, इस तरह का दवाई लेते हैं, इसमें किडनी का जिस सब्जेक्ट में आप डील करते हैं उसमें कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि कई सारी ऐसी दवाइयां होती है जो किडनी को इंजरी करती है। एक सिंपल गैस की दवाई भी अगर बहुत लंबे समय तक ली जाए तो वो भी किडनी के लिए इंजरी कॉजिंग होती है। बाकी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कई तरह के अदर प्रोडक्ट्स और मार्केट में अवेलेबल जो भी मेडिसिन होते हैं जो आमतौर पे ओवर द काउंटर मिलते हैं, डेफिनेटली, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज किडनी के लिए इंजरी है। ये किडनी पे हम लोग इतना नॉलेज इसीलिए स्ट्रेस आउट करते हैं क्योंकि एक बार अगर एक सिग्निफिकेंट इंजरी हो जाती है तो उसे नॉर्मल करना या रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जांच करना किडनी का बहुत ही सस्ता है, लेकिन एक बार अगर किडनी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाती है तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कोई अगर ऑर्गन ट्रीटमेंट हो सकता है। सर एक सवाल पूछेंगे आपसे, आप साउथ हेल्थ से जुड़ी सभी प्रॉब्लम्स पर हम करेंगे सीधी बातचीत। देखिए हमारा हेल्थ शो, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और रिनाउंड स्पेशलिस्ट्स, जहां आपको मिलेगी सही राय, सही गाइडेंस। स्टे ट्यून्ड फॉर द हेल्थ शो। नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं अपने सहप्रदेही राज शानी के साथ मैं जब्बार अली आप सभी को मुखातिब करता हूं एक ऐसा शख्स से जो कि बीमारियों का जो जड़ है उसको डिटेक्ट करते हैं। जी हाँ, आजकल के मेडिकल टेक्नोलॉजी जितना एडवांसमेंट इसका हो रहा है, उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि रेडियोलॉजी का जो सेक्शन होता है, जिसको आप यूएसजी या अल्ट्रासोनोग्राफी के नाम से जानते हैं या अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं, उससे मरीजों का रोगों का इलाज भी किया जा सकता है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर मितेश कुमार, जो कि एमबीबीएस एमडी और कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में। सर आपको तो पहले बहुत नमस्कार करते हैं कि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, कह सकते हैं कि मेरा अंदर में क्या है इसका जांच के लिए सिर्फ यूएसजी है। ये बात तो है ही सर हकीकत कि पत्थर वगैरह जो भी हो या फिर कहीं चोट पहुंचे या फिर कहीं आपका कह सकते हैं कि खून जम जाए तो ये सब आप अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, या फिर कहें कि कोई अगर माता है तो उसके संतान किस तरह का किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में, वो भी आप यूएसजी में कर सकते हैं। तो इसके अलावा यूएसजी जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस के साथ कुछ बीमारी का उपचार भी आप लोग कर देते हैं इंस्टेंटली। तो क्या क्या होता है थोड़ा अगर हमारे दर्शक को बताएं तो। जैसे कि इन्होंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर मितेश कुमार है और मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे यहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और बहुत ही एडवांस्ड सीटी स्कैन मशीन है। इन तीनों में हम लोग काफ़ी प्रोसीजर्स कर सकते हैं। हमारे पास जैसे ये आप देख सकते हैं, हमारे पास एक लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसमें हम लोग केवल ना कि अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, हम लोग कई प्रोसीजर भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी आदमी के पेट में पानी जम जाना या छाती में पानी जम जाना, उसको हम लोग सिरिंज से निकाल सकते हैं। दूसरा कई प्रोसीजर है जिसमें किसी को ट्यूमर सस्पेक्टेड है तो उसमें हम लोग टिश्यू का एक टुकड़ा निकाल के जांच के लिए भेज सकते हैं। उससे क्या होता है कि ये रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जी। उससे पता चलता है कि ट्यूमर किस तरह का है, अच्छा, या फिर इन्फेक्शन किस तरह का है जी। और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर पूछेंगे, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कह सकते हैं कि उसको कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट पहुंच गया, तो वहां भी आपका क्लॉटिंग्स वगैरह या कह सकते हैं पानी जम जाना ये भी होता है। तो आजकल के जमाने में बहुत इंटरनल ऑर्गन्स जो कि बहुत नाजुक होता है,
तो उसको आप छेड़खानी करके या काट छीड़ करके सीधा ओपन सर्जरी करके उसका फ्लूइड नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें आपका ये यूएसजी कैसे कि या रेडियोलॉजी किस तरह से काम होता है, ये अगर बताएं। बहुत अच्छा बात बताई इन्होंने। जैसे ट्रॉमा पेशेंट में, एक्सीडेंट पेशेंट में हमेशा हम लोग सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम लोग को मेन बड़े बड़े ऑर्गन्स का पता चल जाता है, उसमें कितना चोट लगा है और किस तरह का चोट लगा, और पेट में खून जमा है कि नहीं। जी। अगर पेशेंट स्टेबल रहता है और खून जम गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए पेशेंट अनस्टेबल है और खून जम गया है तो फिर तुरंत पेशेंट को ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। जी। अगर पेशेंट स्टेबल रहता है, दूसरी बात ये भी, और इसमें फ्लूइड दिख रहा है तो हम लोग सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि कौन से इंटरनल ऑर्गन में किस तरह का चोट लगा है और उसका ग्रेडिंग क्या है। मेजॉरिटी तक सबको कंजर्वेटिव माना जाता है, लेकिन अगर किसी का बहुत ज्यादा चोट लगा तब उसको ऑपरेशन का आवश्यकता है। अच्छा। तो इसमें हम इस मशीन से हम लोग को ये पता चल जाता है कि चोट का क्या सीवियरिटी है। अच्छा सर, एक सवाल लास्ट आंख में जो पूछेंगे वो है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उसमें आपका यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी का क्या फंक्शन होता है? मतलब इसमें अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी का या इमेजिंग का क्या जरूरत है, क्या खासियत है? नेफ्रोलॉजी के लिए मैं बोलूंगा कि ना, कई सारा बीमारी जो कि इन्फेक्शन होता है या ट्यूमर होता है वो हम लोग अल्ट्रासाउंड में पकड़ सकते हैं जी, है। यूरोलॉजी के लिए पत्थर कहाँ पे है जी, और रुकावट होने से कितना बैक प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, यानी हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। जी, जी। जैसे आप देखते होंगे कोई भी नाले में अगर रुकावट हो जाता है तो वो पानी जमना शुरू होता है। उस हिसाब से हम लोग अल्ट्रासाउंड से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि अगर रुकावट है तो क्या रुकावट है, क्यों रुकावट है, किस लेवल पे रुकावट है और उसके पीछे कितना पानी जम गया है। तो उससे ट्रीटमेंट में बहुत आसानी होता है। और सर एक कंसेप्शन भी मिल जाता है। मानिए रेडियोलॉजी के या अल्ट्रासोनोग्राफी ये प्राइमरी स्टेज है, उसके बाद आप बोले सीटी स्कैन या उसके बाद एमआरआई वगैरह होता है। लेकिन बात है ये प्राइमरी स्टेज में कम से कम ये पता चलता है कि पत्थरों का साइज अगर किसी का किडनी में, गुर्दा में हो तो क्या है, क्या किसी अंग प्रत्यंग में है, वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एकदम। तो आप सभी को बता दें, जिन लोगों को पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी, खास करके मेडिकल टेक्नोलॉजी जिस तरह से एडवांसमेंट इसका हो चुका है, तो आप रेडियोलॉजी के जो अल्ट्रासाउंड सेक्शन होता है उसमें सिर्फ मरीजों का सिर्फ अंदरूनी हिस्सा का जांच नहीं, बल्कि कह सकते हैं बहुत सारी बीमारियों का उपचार भी हो सकता है, जो आपको उपलब्ध है यहाँ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, जो कि शिव मंदिर में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट तरफ है। तो अगर आप इस तरह का उपचार अपने घर के करीबी इलाका में पाना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के मशहूर कह सकते हैं पायनियरिंग इंस्टीट्यूट में जरूर आइए। और डॉक्टर मितेश कुमार जो हमारे साथ समय दिए और आप सबको कम से कम बेसिक नॉलेज जो देने का कोशिश किए, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।